हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 46 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे फांगशो और जाहा होते हैं और वो जा रहे होते हैं। तभी फांगशो बोलता है कि मैं कैब लेने वाला हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना अगर कुछ भी होगा ज़रूरी तो। तभी जाहा बोलता है कि ब्रदर शिव, हमारे कोलीग जो है वो मर चुके हैं और हमने जस्ट एनकाउंटर किया है पैरानॉर्मल एक्टिविटी को, और तुम फिर भी ये सोच रहे हो कि तुम्हें घर जाना है और सोना है। तभी फांगशो बोलता है कि तो फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं अथॉरिटीज़ को कॉल करूँगा? एंड जाओ थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि मैं तो बस। एंड फिर बोलता है कि एग्जैक्टली किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई हमारे पास आ ही जाएगा। एंड द फांगशो बोलता है कि अगर ये दुनिया पैरानॉर्मल एंटिटीज़ और एग्जॉर्सिस्ट से भरी हुई है, तब इसका यही मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन सब से डील करती होगी, वरना ये जो दुनिया है वो कब की एंटिटीज़ एंड ऑल से भर चुकी होगी और मर गई होती। कोई ना कोई हमें कांटेक्ट ज़रूर कर लेगा, और अगर कोई तुम्हें कांटेक्ट करता है तो इसका यही मतलब है। समझ गए ना? एंड उसके बाद फांगशु जो है वो घर चला जाता है एंड जावा भी अपने घर चला जाता है। फांगशु जैसे ही अपने घर जाता है वो देखता है कि उसकी वाइफ उसका गेट में इंतज़ार कर रही थी, और वो बोलती है, हनी तुम आ चुके हो, क्या तुमने कुछ खाना खाया? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊँ? तभी फांगशु स्माइल करता है, वो बोलता है कि यह मैं आ चुका हूँ। एंड जैसे ही फांगशु अपनी वाइफ को रिप्लाई करता है, तभी उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि ये उसे देख सकता है, और वो बोलती है तुम मुझे देख सकते हो। एंड जैसे ही वो ये बोलती है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है घोस्ट में। पर इससे पहले कि वो ट्रांसफॉर्म होगी, फांगशु अपना सर्जिकल नाइफ निकालता है और वो उसका गला काट देता है, और वो ये बोलता है कि वाइफ तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। एंड वो उसको काटने लगता है, पर एक स्नैप होता है और फांगशु अपने ही गेट के बाहर पहुंच जाता है। वो यही सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, क्या मैं मर गया? मुझे तो ये पता भी नहीं चला कि आखिर मैं मरा कैसे इस बार। क्या यही है मेरी वाइफ का असली स्ट्रेंथ? उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है, वो दरवाज़ा खोल के फिर अपने रूम में अंदर चला जाता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है, हनी तुम वापस आ चुके हो, क्या तुमने कुछ खाना खाया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊँ? तभी वहाँ पे आंशु उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम में जा रहा होता है, और वो ये सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है पैरानॉर्मल एंटिटीज़ और लोगों में। ये मेरा राइट डिसीजन था कि मैंने फॉलो नहीं किया जो नोट मुझे डायरेक्टर्स ऑफिस में मिला था, और मैंने कंटिन्यू किया एक्सप्लोर करना मेंटल हॉस्पिटल को। मैं अभी वीक हूँ, मुझे नहीं पता है कि एग्जॉर्सिस्ट और ये दुनिया जो स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है, आखिर इसमें माजरा क्या है। मैं अभी प्लान्स बनाऊंगा कांटेक्ट करने के बाद अच्छे किसी रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। जहाँ पे चल रहा होता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है एक बिल्डिंग के आगे, और वो साइन बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि वो है लोडिंग सिटी का स्ट्रेटेजिक डिफेंस अटैक और पोस्ट सिक्योरिटी ब्यूरो ब्रांच, ग्लोबल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो स्ट्रेंज इवेंट्स के लिए। यानी कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। फिर हमें दिखता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, एंड वहाँ पे एक आदमी होता है। वो ये बोलता है कि चलो शुरू करते हैं इमरजेंसी मीटिंग को। एंड हमें उस आदमी की आइडेंटिटी पता चलती है, वो होता है डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वांग दहाई। और वो ये बोलता है कि मैं श्योर हूँ तुम लोगों ने वो बात सुनी होगी कि 5 घंटे पहले क्या हुआ है। एक हॉन्टेड डोमेन बना था बेलू एकेडमी में, वो भी डेवलपमेंट जोन में। जो हॉन्टेड डोमेन था उसने कवर कर लिया था एरिया बेलू एकेडमी सेल्स ऑफिस का, और अभी करंटली उसका कोई साइन नहीं है कि वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो हॉन्टेड डोमेन है वो इंक्रीज हो रहा है। पर वो लोग नज़र रख रहे हैं फांगशे और जाओहाओ पे। एंड यहीं पे ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 47। चैप्टर 47। तो चैप्टर 47 की शुरुआत में हमें दिखता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वांग दहाई, और वहाँ पे पीछे में एक लड़की होती है जो बोलती है, डायरेक्टर वांग ये है फुटेज सर्वेलेंस कैमरा का जो कि था बेलियो एकेडमी के पास में। जो इंटरनल सर्वेलेंस कैमरा था वो कम्प्लीटली डिसेबल हो चुका था किसी एक फोर्स के वजह से, जो कि मिस्टीरियस था, जिसकी वजह से वो जो फुटेज थी वो लॉस्ट हो चुकी है। सिर्फ 2 ही सर्वाइवर थे जो बाहर आते मिस्टीरियस रेल्म से
बेलियो एकेडमी के। जो ज़्यादा अच्छा दिखता है उसका नाम है फांग शो, एंड जो थोड़ा सा अजीब दिखता है वो है जाओ हाओ। ये दोनों ही बेलियो एकेडमी के सेल्स ऑफिस में काम करते हैं। फांग शो 20 साल का है, एक मेल जो लोकली एलवी टैंग सिटी से आता है। वो एक ऑर्फन है। एंड जो जाओ हाओ है वो भी वैसे ही सिमिलर है। और इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग कुछ भी अनयूजुअल नहीं है इन लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन मिस्टीरियस रैन के अंदर जाने के बाद क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। यानी कि वो लोग ऑर्डिनरी इंसान ही थे उसके अंदर जाने से पहले, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या हो सकता है हमें कोई आइडिया नहीं है। तभी वांग दहाई बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि अगर हुआ क्या होगा। तभी वहाँ पे एक आदमी रहता है जो बोलता है कि एक मिस्टीरियस रेल जो कि ऑर्डिनरी लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोबेबली जस्ट डी लेवल का होगा खतरे में। हम लोग किसी भी इंसान को भेज सकते हैं इसे डील करने के लिए। तभी उसका दिमाग स्ट्राइक करता है जब दूसरे साइड से एक लड़की बोलती है मुझे नहीं लगता। एंड वो जो लड़की होती है उसका हम इन्फो दिया जाता है, वो है इन्वेस्टिगेटर शेन लिंगशुई। वो ये बोलती है कि जो इंसान है फांग शो जो सर्वेलेंस कैमरा में हमें दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा काम है, और वो किसी ऑर्डिनरी इंसान की तरह नहीं है। और ऊपर से ऑर्डिनरी इंसान सरवाइव करना मिस्टीरियस सरन को उतना इजी भी नहीं है। एंड तभी शेन लिंगशीस का जो असिस्टेंट होता है ली विंजी, वो ये बोलता है कि इवन अगर वो पहले कोई एक ऑर्डिनरी इंसान था, हम ये रूल नहीं कर सकते कि उसकी पॉसिबिलिटी एक स्पिरिट मास्टर की है, वो भी मिस्टीरियस रेल्म में। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि आखिर है क्या। तभी वो जो इंसान पहले बोल रहा था डी लेवल डेंजर के बारे में, वो फिर से बोलता है कि एक मिस्टीरियस रेल्म जिसमें न्यूली अवेकेंड स्पिरिट मास्टर है जो सरवाइव कर सकते हैं उसे, तो प्रोबेबली वो जो सब सी लेवल का होगा खतरे में। हम लोग किसी भी एक सीनियर स्पिरिट मास्टर को भेज सकते हैं उसे हैंडल करने के लिए। और कंक्लूजन्स में कभी भी जंप मत करना मिस्टीरियस रेल्म्स को लेके। तुम लोगों ने उतना एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं है। वो लोग लकी हो गए होंगे इसलिए बाहर आ गए होंगे। एक न्यूली अवेकेंड स्पिरिट मास्टर जो लक पे रिलाई करता है सर्वाइव करने के लिए किसी भी एक मिस्टीरियस रेल में, तो जो डेंजर लेवल होगा वो प्रोबेबली। एंड जैसे ये सब चीज़ें हो रही होती वांग दहाई चिल्लाता है, बोलता है कि शट अप, सारे के सारे चुप हो जाओ। एंड फिर वो शेन लिंगशी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि कल तुम और ली विंसी जाओगे और कांटेक्ट करोगे फांग और जाओ हाओ को कंफर्म करने के लिए वेदर कि उन लोगों ने अवेकन किया है कोई एबिलिटी या नहीं। एंड जो डिग्री ऑफ मेंटालिटी है उनकी कंटेमिनेशन की वो भी चेक करना। और तुम्हें अगर लगता है कि वो लोग रिक्रूट किए जा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में तो ज़रूर कर लेना। तभी वो बोलते हैं कि ठीक है डायरेक्टर वांग, हम जाएंगे अभी। एंड उसके बाद सुबह हो जाती है एंड उधर पे हमारा फांगशु जो है वो लेटा हुआ है और उसके ऊपर उसकी वाइफ लेटी हुई है। वो बोलती है कि हनी उसे इग्नोर कर दो और चलो हम लोग वापस से जाते हैं सोने के लिए। तभी फांगशु को कॉल आ रखा होता है और वो कॉल उठाता है और उधर पे रहता है जाओ हाओ जो बोलता है ब्रदर शिव तुम्हें पता है मेरा एबिलिटी क्या है। तभी फांग बोलता है कि आखिर क्या एबिलिटी है तुम्हारी। तभी जाओ बोल रहा होता है कि ही ये एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। द रीज़न मैं उस एबिलिटी को सेंस नहीं कर पा रहा था वो इसलिए था क्योंकि ये एक्टिवेट होती है 11 बजे के बाद, और ये एक्टिवेट खुद ब खुद ही होती है और ये बस 1 बजे तक रहती है, वो भी रात के। तभी फांगशो फटाक से उठता है और अपना कपड़ा पहनने लगता है और वो बोलता है कि हम सो आखिर क्या है वो एबिलिटी। एंड तभी जाओ उधर से बोल रहा होता है कि ब्रदर शिव तुम जेलस मत होना जब मैं तुम्हें बताऊंगा। दो प्रिडिक्ट करना फ्यूचर बहुत एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, लेकिन मेरी जो एबिलिटी है वो हर एक मर्द को चाहिए होती है इस दुनिया में। तभी फांग थोड़ा सा चुप होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तभी उधर से जाओ बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है, मैंने इस एबिलिटी को टेस्ट किया है पूरी रात, वो भी पूरी रात, और वो मज़ा ही आ गया था। एंड तभी फांगशु ये सब सुनने के बाद कॉल काट देता है और वो सोच रहा होता है कि ये क्या कर रहा है। एंड तभी जाओ फिर से कॉल करता है। एंड तभी फांग फ़ोन उठाने के बाद बोलता है कि अगर तुम मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें ब्लॉक मार दूंगा। पर जाओ बोलता है कि ठीक है ठीक है। मेरी जो एबिलिटी है वो है कि मैं हैंडसम हो जाता हूँ 11 बजने के बाद। एंड मेरी जो फिज़िकल फिटनेस है वो ग्रेटली इम्प्रूव हो जाती है और मैं बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर हो जाता हूँ। तभी फांग बोलता है कि बस इतना ही, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद मैं कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहता। एंड तभी साहब बोलता है कि नहीं नहीं रुको, तुम्हें पता है बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरी जो फिज़िकल फिटनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है, पर ये तो बस एक साइड इफ़ेक्ट है। जो रियल एनहेंसमेंट है वो तो है सेक्सुअल एबिलिटी। मेरे पास सेक्सुअल एबिलिटी है। एंड तभी ये सब जो हो रहा होता है कि फांगशु के वाइफ आके उसको बोल रही थी हनी तुम्हारा किडनी फंक्शन कितना अच्छा है। And ये जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
पर एंड में फांगशो का जो चेहरा है वो देखने लायक होता है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है ये बात सुनने के बाद। एंड जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 48। चैप्टर 48 चैप्टर 48 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि फांगशु जो है वो अभी भी कॉल पे और जाओ उसे बोल रहा होता है कि ब्रदर शिव, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैंने टेस्ट किया है इसको कल रात और ये अनस्टॉपेबल था। मैं बड़ा हो जाता हूँ, स्ट्रांग हो जाता हूँ, मैं लिफ्ट कर सकता हूँ 100 पाउंड्स। एंड ये सब सुनने के बाद फांगशु एग्जॉस्ट हो जाता है और वो कॉल कट कर देता है। वो ये सोच रहा होता है कि मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि जो एबिलिटी है स्पिरिट मास्टर की वो आती है उसकी पर्सनैलिटी से, वो रिफ्लेक्ट होती है उसकी इनर डिज़ायर से। जो मैनिफेस्टेशन होती है और जो इनर क्रेविंग्स होती है वही रीज़न होता है। एंड ये सब सोचते सोचते फांगशु खाना बनाना लगता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैनिफेस्टेशन जो होती है इनर क्रेविंग्स की वही रीज़न है कि ये जो जावा की एबिलिटी है वो एक्टिवेट होती है 11 बजे के बाद। आखिर ये हर रात सोच क्या रहा था बेड में कि उसने ऐसी एबिलिटी अवेकन करी है। मैं उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो अवेकन करे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी, पर मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी ज़्यादा इम्प्रॉपर हुई। हैंडसम हो जाना, मस्कुलर हो जाना, इनहेंस सेक्सुअल एबिलिटी, ये है क्या? ये ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी एडल्ट वीडियो का मेल लीड हो। शाह, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। एंड ये सब सोचते सोचते फांगशु जो है वो अपने डाइनिंग टेबल पे आता है, खाना रखता है। एंड तभी उसकी जो वाइफ है वहीं पे बैठी होती है और वो बोलती है हनी टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का, स्माइल करते हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि एक कार है जो कि बहुत जल्दी जल्दी में मे बी फांगशु के उधर पे आ रही है। एंड उसमें से लेडी निकलती है, यानी कि इन्वेस्टिगेटर शिन। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने सुना उनकी कन्वर्सेशंस को अपने असिस्टेंट से। एंड तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि उनके कन्वर्सेशन से ये चीज़ तो समझ में आ गया कि वो लोग ऑर्डिनरी लोग पहले थे पर अब नहीं हैं। उन लोगों ने अवेकन कर लिया है अपने स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को, वो भी मिस्टीरियस रेल्म के अंदर बेलवे अकाडमी के, और बन चुके हैं स्पिरिट मास्टर्स। शिन पूछती है आखिर उनकी एबिलिटीज़ क्या है। तभी उसका जो असिस्टेंट है यानी कि विंजी, वो बोलता है कि फांगशु की एबिलिटी अभी तक मेंशन नहीं करी गई है कॉल पे भी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अच्छा ही है। और एज़ फॉर जावा अगर मैं बोलने जाऊँ तो उसके अकॉर्डिंग में वो हैंडसम हो जाता है हर रात को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। और उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर हो जाता है और मेनली उसकी सेक्सुअल एबिलिटी इन्हेंस हो जाती है। आखिर ये एबिलिटी है क्या? तभी हम देख सकते हैं कि शेन का जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक होता है और बोलते हैं इसकी एबिलिटी क्वाइट सूटेबल है वर्क करने के लिए किसी गिगोलो में। जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसमें करेंटली ज़रूरत है पर्सोनल की। अगर फांगशु की एबिलिटी अच्छी हुई, पावरफुल हुई, मेंटल कंटेमिनेशन वाला टेस्ट पास करने के बाद, तो उसे कंसिडर किया जा सकता है रिक्रूट करने के लिए हमारी टीम में। जाहो की कोई ज़रूरत नहीं है इधर पे रिक्रूट करने के लिए, पर उस पर हमें ज़रूर नज़र रखनी पड़ेगी, यानी कि सुपरविजन को स्ट्रेंथन कर दूँ ताकि वो कुछ भी उल्टा सीधा हरकत ना करे अपनी एबिलिटी का यूज़ करके। तभी विंसी बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ मैम। उसके बाद वो दोनों फांगशु के दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं जाके। एंड अंदर में हमें दिखता है कि फांगशु की वाइफ होती है जो बोल रही होती है हनी तुम मुझे देख सकते हो है ना। पर फांग उसे इग्नोर करता है, वो टीवी लगा के देख रहा होता है। वो न्यूज़ में ये देख रहा होता है कि अगर कोई न्यूज़ है कि नहीं कल के इंसिडेंट को लेके। पर वो सोचता है कि यहाँ पे कोई न्यूज़ ही नहीं है जो सेल्स ऑफिस के स्टाफ के मरने का या फिर कुछ भी घटना का न्यूज़ बताए। क्या ये इसलिए है कि जो मिस्टीरियस फोर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी थी ये कि उसने इन सब चीज़ों को, मामलों को कंप्रेस करके रख दिया। एंड उसके बाद फांग को सुनाई देता है कि दरवाजे के आगे कोई काया है। एंड वो उठता है और वो जाने लगता है। तभी उसकी वाइफ पूछती है हनी तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, मेरी तरफ देखो। एंड तभी फांग उठ के जा रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि जो फुटस्टेप्स है वो रुक गए मेरे दरवाजे में आके। क्या ये एक इंसान है या फिर मिस्टीरियस एंटिटी जो कि बाहर में खड़ी है। उसके बाद वो अपने सेंसेस से देखता है और वहाँ पे वो लेडी होती है, यानी कि शन वहाँ पे खड़ी होती है और उसका असिस्टेंट। तभी फांग सोच रहा होता है कि मिस्टीरियस जो एंटिटीज़ हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं रियल वर्ल्ड से जब तक वो देखे ना जाए, जिसका ये मतलब है कि ये लोग इंसान हैं। एंड तभी फांग दरवाज़ा खोलता है। एंड तभी विंसी फांग से पूछता है कि फांगशु ये तुम हो है ना। एंड तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि हेलो हम। एंड तभी फांग उसके इंट्रोडक्शन देने से पहले ही बोलता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे।
प्लीज़ अंदर आ जाओ, अंदर में आके बात करते हैं। एंड फांग की जो वाइफ है उधर पे खुश हो रही थी, वो बोल रही थी कि हनी फ्रेंड्स आए हैं हमें विज़िट करने के लिए, है ना। पर ये सब चीज़ें सुनने के बाद विंजी और शेन दोनों के चेहरे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि इसे कैसे पहले से पता था। तभी शेन बोलती है कि तुम्हें पता था ना कि हम लोग आने वाले हैं। एंड ये जो चैप्टर है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 49। चैप्टर 49 चैप्टर 49 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि फांगशी जो है वो ये सोच रहा होता है कि ये जो लोग हैं वो सिर्फ मुझे देख रहे हैं, यानी कि ये मेरे वाइफ को नहीं देख पा रहे हैं, या फिर ये बस मेरी तरह ही प्रेटेंड कर रहे हैं कि वो उसे नहीं देख पा रहे हैं। या फिर इसका ये मतलब है कि स्पिरिट मास्टर बनने का कोई रिलेशन नहीं है कि वो मिस्टीरियस एंटिटीज़ को देख सकते हैं। मैं कहकर करूँगा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहले, और इसके बाद अब मैं चांस देखूँगा कि मैं कैसे उसके अंदर में झांक सकता हूँ। एंड जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोल रहा होता है, उसकी वाइफ पीछे से आके उसको बोल रही थी, हनी हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं, क्या मुझे इन्हें सर्व करना चाहिए सबसे पहले पानी। एंड फांग उसे इग्नोर करता है और वो ली विंजी से पूछता है कि ली विंजी तुम्हारा यही नाम है ना। एंड ली बोलता है कि हाँ मैं ली विंजी हूँ, और ये जो है यह इन्वेस्टिगेटर शिन लिंगशी और मैं उनका असिस्टेंट हूँ। हम लोग आते हैं ग्लोबल मिस्टीरियस इवेंट्स जॉइंट इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटेजिक डिफेंस अटैक एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ब्यूरो से। एंड तभी फांग जो है वो शेन की तरफ देख रहा होता है। एंड तभी शेन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता था इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बारे में पहले। तभी फांग बोलता है कि नहीं, पर ये उतना हार्ड नहीं था गेस करने के लिए कि यहाँ पे कोई फोर्स है जो मेंटेन कर रही है यहाँ के सोशल ऑर्डर को। अगर मिस्टीरियस इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बिना किसी भी पब्लिक अप्रोर को कॉज किए हुए, तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक टीम है, एक ब्यूरो है जो इन सब चीज़ों को मेंटेन करती है। तभी शेन स्माइल करते हुए बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा कामली सोचते हो, इवन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एक ऐसा मिस्टीरियस इवेंट तुम ऑर्डिनरी तो नहीं हो। एंड वो अपने पैरों पे पैर उठा के फिर फांग से बोलती है जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो रिक्रूट करता है स्पिरिट मास्टर्स को, एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो डेडिकेटेड है मिस्टीरियस एंटिटीज से डील करने के लिए। हम यहाँ पे आए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो जो मिस्टीरियस रेलम ऑफ वेलो एकेडमी में हुआ था, एंड एसेस करने के लिए कि तुम क्वालिफाई करते हो कि नहीं हमें ज्वाइन करने के लिए। तभी फांग थोड़ा चुपचाप होता है क्योंकि उसके मुंह के सामने उसकी वाइफ आ रखी होती है। पर उसी दौरान पीछे से शन बोल रही होती कि दो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांस स्पिरिट मास्टर हैं पब्लिक में, पर सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसी के पास एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ पे अबांडेंट रिसोर्सेस हैं नेसेसरी जो होती है स्पिरिट मास्टर के लिए उन्हें एडवांस करने के लिए। तो ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसे ही ये सब चीज़ें शन बोल रही होती है, हमें ये दिखता है कि फांग के सीधा मुंह के आगे उसकी वाइफ आ रखी होती है, और वो उससे पूछती है ये हनी तुम्हें उसके तरफ नहीं देखना चाहिए, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते, अब तुम मुझे देख सकते हो है ना। तभी फांग सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ का जो चेहरा है वो एग्जैक्टली मेरे टाइप का है, जो एक्सप्रेशन था उसके मरने से पहले मेरे हाथों में वो बहुत ही ज़्यादा इंचेंटिंग था। एंड वो ये सब चीज़ें सोच के स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद सेन जो है वो बोलती है तो सबसे पहले हमें ये बताओ, पूरे को पूरे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ जो भी वहाँ पे हुआ था मिस्टीरियस रेल में वेल्यू एकेडमी में। एंड जैसे ही वो ये पूछती है फांग अपने जगह से उठता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे आंसर देने से पहले मेरे पास एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनका आंसर तुम सबसे पहले दो। एंड जैसे ही वो ये बात सुनती है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे से ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो, मैंने जो पूछा है उसका आंसर पहले दो। तभी उसका जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि इन्वेस्टिगेटर शन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एंड तभी फांग बोलता है कि मेरे स्पिरिचुअल परसेप्शन के हिसाब से इन्वेस्टिगेटर शन तुम एक स्पिरिट मास्टर हो, बट असिस्टेंट तुम एक स्पिरिट मास्टर नहीं हो। एक स्पिरिट मास्टर जो कि पेयर अप हो चुका है एक ऑर्डिनरी पर्सन से, क्या यही सेटअप है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का। एक स्पिरिट मास्टर का जो दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है मिस्टीरियस एंटिटीज से, इसलिए उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और पेक्यूलियर हो जाती है। पेयर कर देना उसे मेंटली साउंड ऑर्डिनरी इंसान से वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है सुपरविजन और रिस्ट्रेंट्स के मामले में। एंड तभी शैन पूछती है कि क्या तुम मुझे उकसा रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फांग जल्दी से जल्दी अपना सवाल पूछ लो, शैन को उकसाओ मत वरना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और वो बरसर चली जाएगी। इससे मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। मेरा बस यही काम रहेगा कि मैं एक रिपोर्ट लिख सकता हूँ डायरेक्टर को,
इस इंसिडेंट के बाद तभी फंग बोलता है कि मेरा पहला सवाल, आखिर क्या है ये मिस्टीरियस एंटिटीज़। एंड वो जैसे ही ये सवाल पूछता है, वो जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड 50। एपिसोड 50 की शुरुआत में ये देख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो सवाल पूछ रहा होता है। वो ये बोलता है कि मेरा पहला सवाल ये है कि जो मिस्टीरियस एंटिटीज़ है वो आखिर है क्या। एंड तभी वहाँ पे बहुत सारे पैनल्स आ रखे होते हैं जहाँ पे सवाल और जवाब दोनों होते हैं, यानी कि जो असिस्टेंट है वो इन सब सवालों का जवाब दे रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये जो सवाल है ये मेजरली बहुत सारे लोग पूछते हैं जो सर्वाइव करते हैं स्ट्रेंज डोमेन को। वो ये भी पूछना चाहते हैं कि आखिर ये मिस्टीरियस एंटिटीज़ क्या है, वो कहाँ से आते हैं और उनका पर्पस क्या है। जो मेन डेफिनेशन है जो ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन से दी जाती है वो ये है कि ये जो स्ट्रेंज एंटिटीज़ है वो ट्विस्टेड साइकिक एंटिटी है जिनके पास उनका खुद का ही सोर्स होता है पोल्यूशन का। वो बहुत ही अलग अलग टाइप के फॉर्म्स में मैनिफेस्ट किए जाते हैं। कुछ के पास फ्लैश होता है, कुछ बस स्पिरिट्स होते हैं और कुछ बस कॉन्सेप्चुअल एंटिटीज़ होते हैं। मिस्टीरियस जो एंटिटीज़ होते हैं वो जनरली हमें दिखाई देते हैं सडनली और बिना किसी भी पैटर्न के। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा स्टोर करके रखते हैं इंसानों के खिलाफ, जिसके वजह से उनकी जो टेंडेंसी होती है लोगों को खाने की वो बढ़ी हुई होती है। अगर मैं और एक्यूरेटली बोलूँ तो वो कंज्यूम करना चाहते हैं इंसान के साइकिक और स्पिरिचुअल एनर्जी को, ताकि वो उसका यूज़ करके खुद को स्ट्रांग बना सके। जितने भी मिस्टीरियस एंटिटी है ना एक एक करके वो एक सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है जो कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं स्ट्रेंज एनर्जी को अपने आसपास। ये जो स्ट्रेंज एनर्जी है वो कंटेमिनेट कर देती है लोगों के दिमाग को, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस प्रोवोक हो जाते हैं और उनकी जो साइकिक है वो ट्विस्ट हो जाती है। जो पावर होती है एक स्पिरिट टेमर की वो प्रोडक्ट होती है माइंड्स की, जो कि कंटेमिनेटेड और स्टिमुलेटेड होता है अलग अलग मिस्टीरियस एंटिटीज से। तभी फांग ये सब सुनने के बाद दूसरा सवाल पूछता है कि अब मेरा दूसरा सवाल ये है, आखिर पावर लेवल जो स्पिरिट टेमर का होता है वो आखिर डिवाइड कैसे किया जाता है। एंड तभी वहाँ पे विंजी सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर फांग को ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिट टेमर्स की कुछ ना कुछ। तभी वो समझाता है कि जो पावर लेवल होता है स्पिरिट टेमर का वो डिवाइडेड रहता है बेस्ड ऑन द परसेंटेज कि जितने में उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। एंड तभी हम देख सकते हैं कि फांग की जो वाइफ है वो बोल रहे थे कि ओ, तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे टाइप के स्पिरिट टेमर्स रहते हैं। ही यानी कि उसे भूख लगी है। तभी विंजी समझा रहा होता है कि जनरली जो लोग एवेकन करते हैं स्पिरिचुअल पावर को वो 1% से लेकर 20% पे रहते हैं, जैसे कि तुम मिस्टर फांग जो कि एक न्यू स्पिरिट टेमर है। हम उन्हें फर्स्ट लेवल स्पिरिट टेमर्स बुलाते हैं। इनकी एबिलिटी जो होती है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होती रहती है जैसे ही उनकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होगी। और जो लोग 21% से लेकर 40% तक अपनी स्ट्रेंथ को अवेकन कर रखे होते हैं वो सेकेंड लेवल स्पिरिट टेमर्स होते हैं और उनकी जो एबिलिटी होती है वो क्वालिटेटिव चेंज पे अंडर को करती है। फिर तीसरी जो होती है वो एवेकेंट होती है 41% से लेकर 60% तक, जिसे हम थर्ड लेवल स्पिरिट टेमर्स बोलते हैं। और मेरा जो लेवल है मुझे ये नहीं पता कि आखिर उनकी जो एबिलिटीज़ है उनका एडवांसमेंट क्या है। और ऐसे ही ये जो है लेवल्स वो बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल और उससे ज़्यादा भी है। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लासीफाइड है। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ही हार्ड होगा एवेकन करना स्पिरिचुअलिटी को। इसीलिए बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाए हैं अभी तक। एंड तभी फांग पूछता है कि क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी को 100% एवेकन कर ले। तभी विंजी रिप्लाई करता है कि जितना मैं जानता हूँ करेंटली ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसने 100% एवेकनिंग एक्सपीरियंस की हो। इवन जो फिफ्थ लेवल है वो भी बस थ्योरीज में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि बस फोर्थ लेवल तक ही अभी तक एक्सपीरियंस किया गया है एवेकनिंग को। अगर किसी को एवेकन करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी तो उसे और स्ट्रॉन्गर मिस्टीरियस एंटिटीज़ को एनकाउंटर करना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली उनके जो लाइफ और डेथ सिचुएशंस है उनसे बाहर आते रहना पड़ेगा। पर ऐसा करना मोर्टेलिटी रेट को स्पिरिट टेमर्स को बढ़ा देगा। जो स्पिरिट टेमर्स होते हैं और जो मिस्टीरियस एंटिटीज़ होते हैं दोनों ही ऑपोजिट्स होते हैं पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस एंटिटी होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा वो स्पिरिट टेमर। पर जो रिकॉर्डेड स्ट्रेंथ है जो एग्जिस्ट करती है मिस्टीरियस एंटिटीज़ की वो उतनी ज़्यादा है ही नहीं कि उतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टेमर्स को बना पाए। ये सब सुनने के बाद फांग पूछता है कि अब मेरा तीसरा सवाल,
एंड ये सब सुनने के बाद शेन जो है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बोलती है कि हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो, ये सब बेहुदा सवाल पूछते पूछते। और वो ली विंसी की तरफ देख के बोलती है कि इसे वो ग्लोबल मिस्टीरियस एंटिटी फोरम वेबसाइट दे दो, ये खुद ही अपना चेक कर लेगा सारा का सारा डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन इसे चाहिए सब मोस्टली उसी में होगा। तभी ली बोलता है कि ठीक है मैं इसे दे देता हूँ। तभी शेन बोलती है कि एक काइंड रिमाइंडर, ये जो ग्लोबल डार्क वेब फोरम है ये सुपरविजन ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर में नहीं आता है, और मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि किसी भी ईमेल्स जो भी स्ट्रेंजर से आते हैं उन्हें ट्रस्ट मत करना। तो अब मुझे बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था बेलू एकेडमी के स्ट्रेंज डोमेन में, वो भी डिटेल में। और अगर तुम किसी भी तरीके का फ्रॉड कमिट करोगे जिसके वजह से इमिजरेबल लॉसेस होंगे तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं तुम होगे, और कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम ही झेलोगे। तभी फांग पूछता है कि मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, जो सुनने के बाद शेन का दिमाग ख़राब हो जाता है। पर फांग बोलता है कि क्या तुम मेरे पीछे जो मेरी वाइफ है उसे देख सकते हो। एंड तभी ये सुनने के बाद उसकी वाइफ का चेहरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा हो जाता है कि हनी ये क्या बोल रहे हो तुम। एंड ये जो चैप्टर है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a rich